Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम टी बीम का लिमिट स्टेट मेथड से देख रहे हैं। ठीक है, टी बीम को टी बीम में जो WSM था, वर्किंग स्टेट मेथड था, उसे आपने देख लिया है, उसको आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। अब हम देखेंगे LSM। ठीक है, तो बेसिक जो कंसेप्ट था वो हमने आपको वर्किंग स्ट्रेस में ही दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम केवल डेरिवेशन करके आपको दिखा रहे हैं। बाकी जो भी कंसेप्ट आपने वर्किंग स्ट्रेस पढ़ा है वही भी कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, बस अर्थ डेरिवेशन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये टी बीम है, एक हमारे पास ये मान लेते हैं ये टी बीम हमारे पास है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें, तो हम कहेंगे कि हमने एक बीम कुछ इस प्रकार से ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा जो है BW, और इसको भी हमने क्या मान लिया यहाँ पर BW। एक बीम हमने इस प्रकार से तोड़ा, अर्थात हम देख रहे हैं क्या कि ये पार्ट हमारा कुछ यहाँ से, ये पार्ट हमारा कुछ यहाँ से, ये पार्ट भी हमारा यहाँ पर आ गया। अब बच कौन रहा है, ये इतना पार्ट बच रहा है, और प्लस हम यहीं पर लगाते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे, हम कहेंगे कि ये हमारा कुछ यहाँ पर बच रहा है एक साइड का। ठीक है, अब दूसरे साइड वाला भी हम देखेंगे, और दूसरे साइड वाला हमारा कुछ यहाँ पर ये बच रहा है। बता क्लियर हुआ? अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे हम देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बता रहे क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, ये हमने बीम A, इसको हमने बीम B बोला, इसको हम बीम C बोल दिए। अब अगर हम कहेंगे कि यदि किसी टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात किया जाए, तो हम कहेंगे कि टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी होगा इन दोनों बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। क्लियर यहाँ से हमने कहा कि इसका मोमेंट अगर चाहिए तो इन दोनों का अलग अलग मोमेंट ले लीजिए और उन दोनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब वही मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनके मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए इसको कर दिया है ताकि आप कैलकुलेशन में आसानी से समझ सको। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग स्ट्रेस का बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में हम निकालेंगे भी। क्लियर वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि न्यूट्रल एक्सिस, जो भी न्यूट्रल एक्सिस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस या तो फ्लैंज के भीतर होगा, या तो फ्लैंज के बॉटम पर होगा, और या तो ठीक है फ्लैंज के बाहर अर्थात इस वेब में होगा। तो वर्किंग स्ट्रेस में आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि यहाँ पर होगा और हम मान के वहाँ पर लगा लेते थे। लेकिन इसमें आपका लिमिट स्टेट में हम एक तरीका आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि सेक्शन आपका बैलेंस है। जब सेक्शन बैलेंस होता है तो हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब सेक्शन बैलेंस होगा तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसे केस में बात करेंगे तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा किसमें, कंप्रेशन में, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका टेंशन में। आपको सिर्फ अभी मान लेना है, क्योंकि लिमिट स्टेट डिजाइन जो भी करते हो या तो आप अंडर रेनफोर्स मान के करते हो या तो बैलेंस सेक्शन मान के करते हो, और सामान्य केसों में आप बैलेंस सेक्शन मान के ही सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के मान को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि जो भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो इसके बॉटम से होकर के जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉटम से होकर के जा रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स की बात करेंगे। और ये कंप्रेसिव फोर्स का मान क्या होगा, ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स का मान यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा। यहाँ पर बात आती है यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में, ठीक है, या पीछे डेरिवेट किए हो, यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रहा है 0.36 FCK। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो भी स्ट्रेस हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 0.36 FCK। क्लियर हुआ? इसका हमारा एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे ये इसका मान क्या है, यहाँ पर VF, और यहाँ से ये इसका जो मान है वो हमारा क्या है, DF। क्लियर हुआ, DF। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके फ्लैंज से जा रहा है, बैलेंस सेक्शन में बोला है। हमने कहा कि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यही जा रहा है, ये DF ना होकर के DF से बड़ा भी होता है, DF से छोटा भी होता है। किसका मान, X का मान। तो हम DF ना लिख करके, ठीक है, DF ना लिख करके ये जो न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, X। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, XU। ध्यान देना, यहाँ पर हमने ये कहा कि अभी हमें ये नहीं पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस बॉटम फ्लैंज से होकर के ही जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, हमें ये कंफर्म नहीं पता है। हम किसकी बात यहाँ पर करेंगे, एक्सयू की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया की बात करेंगे, और एरिया हमारा जो होगा वो हमारा आएगा
बी एफ और इनटू में क्या आएगा आपका एक्स सी ओ। बता क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी प्रकार से हम टेंसाइल फोर्स की बात करेंगे। जब हम टेंसाइल फोर्स की बात करेंगे तो टेंसाइल फोर्स में आपका क्या आएगा 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी। ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया। ये आपका दोनों फोर्स प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये सब पिछली क्लास में हमने दिखाया है। पिछले लेक्चर में आप जाके देखिए जहाँ पर लिमिट स्टेट को स्टार्ट किया गया है 0.36 एफ के कहाँ से आया कैसे आया वो भी आपको वहाँ पर बताया गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेस डिजाइन में कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकाला गया है वहाँ पर आपको पूरा डेरिवेट किया गया है। ये आपका कहाँ का था? टेंसाइल स्टील का था। ठीक है, और इसका किस प्रकार 0.87 आया है इसको भी हमने वहाँ पर कंसिडर किया है, डिजाइन भी किया है। चलिए ये भी मिल गया। ठीक है, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के ऊपर होगा, नहीं सॉरी फ्लैंज के भीतर होगा, फ्लैंज के बॉटम पर होगा या वेब में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यदि एफ सी का मान अधिक है एफ टी से, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या कहा एफ सी का मान अधिक है एफ टी से, तो जो भी टेंसाइल फोर्स है जो भी टेंसाइल फोर्स है ये टेंसाइल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टील के एरिया पर। इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है? एएसटी पर डिपेंड कर रहा है। और हमने आपको पीछे दिखाया है कि यदि किसी बीम में स्टील का मात्रा बढ़ रहा है, स्टील की मात्रा बढ़ रही है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मान भी क्या होता है? कम होता है। मतलब वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। किसके तरफ? ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और एएसटी का मान अगर बढ़ा रहे हैं, एएसटी का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए इधर, ये जो एएसटी होता है, ठीक है, ये एक्स यू पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करेगा किस पे? टेंसाइल फोर्स पर। क्लियर हुआ? अगर एएसटी का मान बढ़ा अर्थात एक्स यू का मान भी यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक्स यू का मान बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स यू का मान बढ़ रहा है, एक्स यू का मान हमने क्या बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ा रहे हैं तो ये किसकी ओर जा रहा है? फ्लैंज से वेब की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में एफ टी का मान भी यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एफ टी का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब एफ टी का मान कम हो रहा है तो हम कह रहे हैं भैया यहाँ पर स्टील कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टील कम हो रहा है। जब स्टील कम हो रहा है तो एक्स यू का मान भी कम होगा, जिसके कारण एफ टी का मान भी कम होगा। और जहाँ पर ए एस टी का मान कम हुआ, ए एस टी का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक्स यू का मान भी कम होगा। अर्थात एक्स यू का मान कम हो रहा है, एक्स यू का मान कम हो रहा है। कम होते 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 कहाँ पर जाएगा ये? अगर वेब में रहेगा तो फ्लैंज में पहुंच जाएगा और इस बॉटम पे रहेगा तो भी सेंटर में चला जाएगा। मतलब हमारे समझाने का ये है कि आप यहाँ से कैसे समझोगे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है। अर्थात कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति कहाँ पर है? फ्लैंज में है कि वेब में है। तो एफ टी का मान अगर कम है इसका मतलब स्टील कम है, और जब स्टील कम है तो एक्स का मान भी कम रहेगा। अर्थात हम मानेंगे कि हमारा कहाँ पर होगा? फ्लैंज में होगा। कहाँ पर मान लेंगे इसको? फ्लैंज में होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस इज लाइक विद इन, हम बोल रहे हैं अगर देखने याद देखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस सॉरी न्यूट्रल नहीं विद इन फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस लाइक विद इन फ्लैंज। अर्थात सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति होगी वो कहाँ पर होगा? फ्लैंज के भीतर होगा। दूसरा केस हम बात कर रहे हैं कि जब एफ सी बराबर हो गया एफ टी के। अब बता भाई दोनों फोर्स आपस में क्या हुए? बराबर हुए। जब दोनों फोर्स बराबर हो गया तो हम कह रहे हैं ऐसे केसों में जो भी न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति होगी, ठीक है, जो भी न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति होगी वो हमारा फ्लैंज के बॉटम पर होगा। कहाँ पर होगा? फ्लैंज के बॉटम पर होगा। शार्ट भाषा हम लिख रहे हैं, अपना आप लिख लीजिएगा। न्यूट्रल एक्सिस की जो भी स्थिति होगी, न्यूट्रल एक्सिस की जो भी स्थिति होगी, ठीक है, ये आपका होगा बॉटम ऑफ फ्लैंज। बता भाई क्लियर हो? बॉटम ऑफ फ्लैंज। ये एफ सी और एफ टी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। एफ सी यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू वी एफ इंटू एक्स यू। ये गलती यहाँ पर मत करना, बी डब्ल्यू नहीं रखा जाएगा, बी एफ रखा जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन जोन में आपका क्या है? फ्लैंज है। क्लियर? यहाँ से फ्लैंज है। जब हम यहाँ की बात करेंगे एफ टी की 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी, क्योंकि यहाँ पर हम स्टील की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला केस हम बात करेंगे। हम अगला केस देख रहे हैं कि एफ सी का मान कम हो रहा है किससे? एफ टी से। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एफ टी का मान बढ़ रहा है, एफ सी का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब एफ टी का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या? एफ टी का मान बढ़ा, एफ टी का मान बढ़ा, इसका मतलब एक्स यू भी बढ़ रहा है। जब एक्स यू बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? एस टी बढ़ रहा है। क्लियर हो नहीं यार? तो एस टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्स यू बढ़ रहा है। जब एक्स यू बढ़ेगा धीरे 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 कहाँ पर आ जाएगा? ये वेब में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति होगी वो हमारा कहाँ पर चला जाएगा? वेब में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर जा रहा है? वेब में जा रहा है। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर जा रहा है? वेब में जा रहा है या रेब में जा रहा है? बराबर क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ से तुरंत पता चल जा रहा है
कि न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति कहाँ पर होगी, विद इन फ्लैंज होगा, विद इन वेब होगा, ठीक है, या बॉटम ऑफ फ्लैंज होगा। यहाँ से आपको तुरंत देखने को मिल चुका है। बताओ क्लियर बात से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो था आपका बेसिक चीज़ें, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम कंसिडर करने चल रहे हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ से निकालने चल रहे हैं क्या, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में भी हम कुछ कंडीशन देखेंगे। जिस प्रकार से हम लिमिट स्टेट में देखे थे, जिस प्रकार से वर्किंग स्टेट हमने देखा था, हमने तीनों कंडीशन निकाला था। जब फ्लैंज के भीतर हो, जब फ्लैंज के बॉटम पर हो और जब वेब में हो, 3 केस देखे थे। लेकिन लिमिट स्टेट में केवल 2 केस देखेंगे। कौन कौन देखेंगे, ठीक है, या तो फ्लैंज में होगा या तो फ्लैंज के बॉटम पर होगा। दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है, फ्लैंज में होगा या फ्लैंज के बॉटम पर होगा, हम दोनों को एक साथ ले लेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे क्या, कि जब, ठीक है, आपका जो भी न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है वो कहाँ पर हो रहा है, वेब में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बात कर सकते हो। अब इसमें भी केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में हम क्या देख रहे हैं, केस 1 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी FC का मान है, ठीक है, जो भी FC का मान है वो अधिक है या बराबर है FT के। बता रहे क्लियर हो नहीं, यहाँ से FC का जो भी मान है वो अधिक है या बराबर है किसके, FT के, अर्थात कंप्रेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टेंसाइल फोर्स। अब बताओ टेंसाइल फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, स्टील कम हो रहा है। और जब स्टील कम हो रहा है तो एक्स का मान भी कम होगा और ये धीरे 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 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, फ्लैंज में चले जाएंगे। क्लियर हो नहीं, तो दोनों कंडीशन में साथ ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में साथ ले रहे हैं। अब बता भाई, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में स्थित होगा तो वो एक सिंपल रेक्टेंगल बीम की भांति कार्य करता है। ये आप वर्किंग में ही देख लियो। यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, इट शुड बी कंसिडर्ड सिंपल रेक्टेंगुलर बीम, इट शुड बी कंसिडर सिंपल रेक्टेंगुलर बीम। बता रहे क्लियर से, जब FC इज ग्रेटर देन आर इक्वल FT होगा तो हम कहेंगे कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति होगी ये फ्लैंज में होगा या तो फ्लैंज के बॉटम पर होगा। और ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर किया जाएगा। जब सिंपल रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर किया जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। भाई देखो, शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि लिमिट स्टेट में हम बैलेंस अक्सर मानते हुए सॉल्व करेंगे। और जब बैलेंस अक्सर मानते हुए सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी देख लीजिए, हम जितने भी फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे सबको हम कहेंगे क्या, बैलेंस मानते हुए सॉल्व किया जाएगा। और जब बैलेंस मानते हुए सॉल्व करेंगे हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। जब कंप्रेसिव फोर्स बात किया था, जो ऊपर आपको मिला था 0.36 FCK इंटू VF इंटू XU और इज इक्वल टू आपका आया था 0.87 FI इंटू में क्या AST। यहाँ से आप XU का मान निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप XU का मान निकाल लीजिए। जब XU का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 0.87 FI इंटू में AST और पूरे का बटा हो जाएगा आपका 0.36 FCK इंटू VF। बता क्लियर हुआ, ठीक है। ये कहाँ पर बात किया जाएगा, जब सिंपल बीम रहेगा तो। क्लियर हुआ यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करिए यहाँ पर, ये एक्चुअल है, ये आपका क्या एक्चुअल है। अगर हम क्रिटिकल की बात करेंगे, एक्सियल लिमिट की बात करेंगे तो ये आपका होता है KC इंटू डी और KC का अलग अलग वैल्यू हमने वहाँ पर लिखाया है आपको, ठीक है। 250 के लिए 0.53 डी, Fe415 के लिए 0.48 डी, Fe500 के लिए 0.46 डी और Fe550 के लिए, ठीक है, यहाँ करेंगे 550, ठीक है। 550 के लिए जो आपका है वो आपका होता है 0.44 डी, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका लिखाया गया वहाँ से वैल्यू, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। चलो अभी हम आगे लिखते हैं, आज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियो का मान निकला, एक्सियो लिमिट भी पता चल गया, एक्सियो लिमिट और एक्सियो। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेचर ऑफ बीम क्या होगा, नेचर ऑफ बीम यहाँ से क्या होगा, बहुत ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले ही हमने देख लिया था फोर्स के आधार पर कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होगा, ठीक है, फ्लैंज में होगा, बॉटम पर होगा, वेब में होगा। अब हमने माना कि फ्लैंज में है, बॉटम पे है, अर्थात पहला कंसीडर हमने किया। अब ऐसे हमने देखा कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जो भी है फ्लैंज में है, फ्लैंज के बॉटम पर है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम होगा। और सिंपल रेक्टेंगुलर बीम के लिए हमने एक्सियो का मान यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। जब एक्सियो का मान हमने निकाला, अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नेचर ऑफ बीम। नेचर ऑफ बीम स्टेप अगर बढ़ाना हो तो स्टेप बढ़ा लीजिएगा, पहले स्टेप हमने वो किया। अब दूसरे स्टेप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, नेचर ऑफ
बीम या टाइप ऑफ बीम, नेचर ऑफ बीम या टाइप ऑफ बीम, नेचर ऑफ बीम या टाइप ऑफ बीम। ठीक है, नेचर ऑफ बीम की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक्सयू इज ग्रेटर देन, एक्सयू लिमिट है, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिट है। ठीक है, या एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट है। अब बता भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ये हमारा क्या होता है बैलेंस सेक्शन, ये हमारा क्या होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ये हमारा क्या होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अब देखो किसका मान आप कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ओवर रेनफोर्स हो जाए। ठीक है, पहले तो हमने देख लिया, अब मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं ओवर रेनफोर्स हो जाए। जब ओवर रेनफोर्स हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम कहेंगे क्या कि लिमिट स्टेट में हमेशा मिनिमम वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्टिबिलिटी के साथ सर्विसिबिलिटी और इकोनॉमिक का भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जब पिछली चीज़ें हैं, पिछले हमने आपको सब दिखाया वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन, जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन की हम बात करेंगे तो कंसीडर करते समय आपका एक्सयू लिमिट लिया जाएगा, एक्सयू लिमिट लिया जाएगा। बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, एक्सयू लिमिट यहाँ पर भी ले लीजिए, एक्सयू भी ले सकते हो क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा एक्सयू लिया जाएगा। कंसिडर करते समय क्या कंसिडर करते समय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, लीवर आर्म भी अभी निकालेंगे। ठीक है, तो वो सब निकालते समय किसका कंसिडर करेंगे यहाँ पर इसको, बता कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पता चल गया। केस फर्स्ट वही रहेगा, नेचर ऑफ बीम हमने देख लिया। अब हम तीसरा में बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाला। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद हमने दूसरे में क्या देख लिया, टाइप ऑफ बीम भी देख लिया। अब हम तीसरा स्टेप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहले केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर। ठीक है, तीसरा केस क्या था आपका, केस क्या था एफ का मान अधिक था किससे एफ से। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगुलर बीम बना था। अब इसी के लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लिमिट स्टेट में क्या लिखते हैं MEU, बता दीजिए। अब देखो लिमिट स्टेट में लिखेंगे तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस है। जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स या बैलेंस होता है तो वहाँ पर हम कंप्रेसिव फोर्स के आधार पर कंसिडर करते हैं, डिजाइन करते हैं। जबकि अगर अंडर रेनफोर्स है तो वहाँ पर हम स्टील पहले फिल कराएंगे और स्टील के आधार पर हम डिजाइन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा MU इज इक्वल टू कंप्रेसिव के पहले आधार पर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे हम लिख देते हैं फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। जब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे MU इज इक्वल टू जो भी आएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, मतलब स्टील ज़्यादा है, फेल कम हो रहा है कंक्रीट। जब कंक्रीट फेल कर रहा है कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे FC और इनटू में आपका क्या होगा Z। सिंपल बीम है, क्या है ये सिंपल बीम है। ऊपर से कितनी दूर पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करेगा, हम कहेंगे 0.42 XCU, बता क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे Z, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। FC का मान कितना था 0.36 FC के, ठीक है, इनटू में VF और फिर ब्रैकेट में हाँ XU भी था, XU ये आपका हुआ क्या फोर्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे D माइनस 0.42 XU, ये हमारा क्या हो गया लीवर आर्म। अब बात आती है यहाँ पर कौन सा XU लिया जाएगा, कौन सा XU लिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखे थे इसके पहले कि जहाँ पर बैलेंस सेक्शन था या ओवर रेनफोर्स सेक्शन था वहाँ पर XU लिमिट लिया गया था। क्या लिया गया था XU लिमिट लिया गया था, इसलिए यही XU लिमिट यहाँ पर आपका XU लिमिट लिया जाएगा, यहाँ पर भी आपका XU लिमिट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा MU का मान आ जाएगा। बता भाई क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। XU लिमिट लीजिएगा यहाँ पर XU के स्थान पे। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं ताकि आप समझो अच्छे से। ठीक है, काउंट कहाँ पर हम ले रहे हैं, क्योंकि फार्मूला सेम वैसे रहता है, सिर्फ XU का मान चेंज होता है बस। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं अंडर रेनफोर्स है। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर अंडर रेनफोर्स है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो इसके लिए MU की हम बात करेंगे, स्टील फेल करेगा अर्थात 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, और Z का मान लिखेंगे D माइनस 0.42 XU। क्लियर हुआ, यहाँ से ये वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये किसके लिए अंडर रेनफोर्स, ये किसके लिए ओवर रेनफोर्स। यहाँ पर XU का मान क्या रखा जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम रखे थे XU लिमिट, यहाँ पर आपका XU ही रखा जाएगा। क्लियर हुआ, ये पहला केस हमने यहाँ पर देखा। देखो फिर से हमने क्या कहेंगे,
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाला, ठीक है, नेचर ऑफ बीम, और उस नेचर ऑफ बीम और डेप्थ ऑफ बीम को ध्यान में रखते हुए हमने किसकी बात की यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। फिर यहाँ से लीवर आर्म भी निकल गया है, लीवर आर्म चाहे अलग से निकाल लो चाहे सिमरन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेन जरूरत किस चीज़ की होती है, आपको जरूरत इस चीज़ की होती है कि आपको देखना ये रहता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है ये विद इन फ्लैंज है या विद इन वेव है, यहीं से सारी गलतियां हो जाती हैं। अगर फ्लैंज में है सिंपल वेव की भांति हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर वेव में आ जाए, ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा, अब उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, वेव में आ जाए। केस नंबर 2, केस नंबर फर्स्ट खत्म, केस नंबर फर्स्ट खत्म हुआ, अब केस नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केस नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जटिलता थोड़ा सा है, ठीक है। केस नंबर 2, जब FC का मान कम है किससे, FT से, ठीक है, अतः ऐसे स्थान पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे जो भी, ठीक है, जो भी न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन होगा वो हमारा कहाँ पर होगा, वेव में होगा। कहाँ पर होगा वो, वेव में होगा। क्लियर हुआ, ये हमारा XU है। अब इसमें दो कंडीशन आपको देखना है, देखो हम पहले बोल रहे हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। जब आइडियल टी बीम हो या इकोनॉमिकल टी बीम हो, या ठीक है FC का मान कम हो रहा है FT से, अर्थात जब टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस वेव से होकर जाता है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन वेव, अर्थात वेव से होकर जाता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे क्या कि दो कंडीशन फॉलो होती हैं। पहला कंडीशन क्या, ठीक है, यदि डेप्थ ऑफ लाइन स्ट्रेस ब्लॉक के रेक्टेंगुलर एरिया से होकर जाता है। ध्यान समझना, हमने क्या कहा कि जब FC का मान कम है FT से, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस वेव से होकर जा रहा है, तो ऐसे केस में, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कह रहे हैं कि यदि डेप्थ ऑफ लाइन स्ट्रेस ब्लॉक एरिया में रेक्टेंगुलर ब्लॉक से होकर जा रहा है, तो वहाँ पर टोटल डेप्थ ऑफ लाइन लिया जाएगा या एक्चुअल डेप्थ ऑफ लाइन लिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जब यही डेप्थ ऑफ लाइन रेक्टेंगुलर से ना होकर के पैराबोलिक एरिया से होकर जा रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी, ठीक है, जो भी डेप्थ ऑफ लाइन होगा वो एक्चुअल न लेकर के इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लाइन कंसिडर किया जाएगा। चलो अभी दिखाते हैं कैसे। अगर हम इस टी बीम की बात करें, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस टी बीम की बात करते हैं, ठीक है, इस टी बीम की बात हम करते हैं, तो टी बीम में देखो हमने यहाँ पर न्यूट्रल से निकाला। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे ये इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ये इतनी दूर में होता है रेक्टेंगल, जो कि कितना दूर पे होता है, 3/7 XU, आप पीछे डेरिवेट किए हो इसको, ये हमारा होता है 4/7 XU। क्लियर हुआ। और ये आपका क्या है यहाँ पर DF, ये हमारा क्या है DF। अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि जो DF है, ये डेप्थ ऑफ जो फ्लैंज है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज या तो इस ब्लॉक से जाएगा या तो इसके बाहर से जाएगा, दोनों केस होता है। अगर हम, अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है बाहर से जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या बाहर से जा रहा है, तो देखो समझ लो, अभी हम फिर दिखा रहे हैं किससे आप कंपेरिजन करोगे, क्योंकि XU का मान तो अभी पता नहीं है, इसका मान अभी हम निकालोगे, ठीक है, इसको XU को हम हटाएंगे। पहले देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि डेप्थ ऑफ लाइन रेक्टेंगल ब्लॉक से होकर के जा रहा है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लैंज के आधार पर कंसीडर किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन दूसरा में क्या कहा कि यदि डेप्थ ऑफ फ्लैंज पैराबोलिक एरिया से जा रहा है, यदि डेप्थ ऑफ फ्लैंज कहाँ जा रहा है, पैराबोलिक एरिया से जा रहा है, तो ऐसे केस में कैलकुलेशन करते समय इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लाइन कंसीडर किया जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लाइन है क्या, देखो यहीं पर हम बताते हैं। ये इसको हमने आगे बढ़ाया, जब इसको हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको आयत बना दें, तो देखो ये इतना पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात ये पार्ट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो इसको पूर्ति करने के लिए हम कहेंगे कि भैया ऐसा है कि इसके यहाँ का कुछ कंक्रीट निकाल लीजिए, इसके यहाँ का कुछ कंक्रीट निकाल लीजिए और ये कंक्रीट उठा करके क्या कीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए। अब बता भाई, जब यहाँ पर मिला दिया जाएगा तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर ये जो कमी थी उस कमी को क्या किया गया, पूरा कर लिया गया। अब हम कहेंगे कि जो ऊपर वाली लाइन है यही हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ होगा। ये ऊपर वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ, और इसको हम बोल देते हैं क्या यहाँ पर YF, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर YF।
इसे वो कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अभी हम आगे थोड़ा सा फिर बताएंगे जब वहाँ पर डिजाइन करेंगे, मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे तो। चलिए पहले केस की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कंसीडर कैसे करोगे, चेंजिंग कैसे करोगे? देखो यहाँ पर है ये पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, स्ट्रेस ब्लॉक ऐसे बनता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे 3/7 XU, यहाँ पर जो होता है 4/7 XU। बात ये आती है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जब रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पड़ रहा है तब क्या होगा? देखो XU इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है KC इंटू D, और K का मान हम जानते हैं, ठीक है, 250 और 415, 500, फिर 550। इसके लिए होता है 0.53, 0.48, 0.46, 0.44। इस वैल्यू को उठा कर रखिए यहाँ पर और इसको डी के टर्म्स में चेंज कर लीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इस रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का जो डेप्थ होगा वो डेप्थ कितना आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल एरिया का जो डेप्थ है वो कितना आएगा? हम कहेंगे 3/7 गुणे 0.53 डी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.227 डी। कितना आ रहा है ये? 0.227 डी। माइल्ड स्टील के स्थान पर अगर हम HYSD यूज कर दिए, अर्थात FE 415 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, तब इसके लिए 3/7, हाँ किसका डेप्थ, ये रेक्टेंगल का डेप्थ हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर जोन, कुछ भी बोल सकते हो, उसका जो डेप्थ होगा वो हमारा कितना आएगा? 0.48 डी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आता है 0.206 डी, ठीक है, ये इतना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जब हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं 0.227 डी, जबकि यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.206, अर्थात इसके स्थान पर अभी जो 3/7 था, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 0.2 डी। बताओ दोनों में नहीं है, ये आपका माइल्ड स्टील में भी और ये आपका क्या है HYSD में भी है, ठीक है, 0.2 डी। तो हम क्या कह रहे हैं क्या कि यदि डेप्थ ऑफ फ्लैंज 0.2 डी से कम है या बराबर है तो हम कहेंगे कि ये डेप्थ आपका इसी रेक्टेंगल में ही रहेगा। लेकिन यदि DF का मान अधिक हो जाए 0.2 डी से, हम कहेंगे डेप्थ ऑफ फ्लैंज कहाँ से होकर के जाएगा? इस पैराबोलिक एरिया से होकर के जाएगा। तो इन दोनों केसों को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर वेब से जा रहा है तो फिर हम देखेंगे क्या कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है ये रेक्टेंगल ब्लॉक से जा रहा है कि पैराबोलिक ब्लॉक से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम 2D का हाथ लाए, यहाँ से हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब हम पहला केस देखते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना, दूसरा केस है न्यूट्रल एक्सिस वेब से जा रहा है। अब उसके बाद भी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज कहाँ जा रहा है, रेक्टेंगल से जा रहा है कि पैराबोलिक से जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका दो केस होगा। पहला केस आपका ये होगा कि जब DF का मान कम होगा या बराबर होगा 0.2 डी से, 0.2 डी से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगा, जो भी डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगा ये रेक्टेंगल ब्लॉक से जाएगा। अभी पीछे डायग्राम बनाए थे, रेक्टेंगल ब्लॉक से जाएगा। लेकिन अब दूसरे केस की अगर हम बात करेंगे, तो कह रहे हैं DF का मान अधिक हो रहा है 0.2 डी से, बता भाई 0.2 डी से, ठीक है। तो ऐसे केस हम बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ से जो मान है 0.2 डी, यही है आपका रेक्टेंगल का, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे DF का मान 0.2 डी से अधिक है, इसका मतलब क्या है? DF का मान इससे अधिक है, इसका मतलब कहाँ पर आ रहा है? पैराबोलिक जोन में। जब पैराबोलिक जोन में आ रहा है तो यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज लिया जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर किया जाएगा, जबकि यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ लिया जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर किया जाएगा। बता क्लियर ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला केस ये रहा, फिर हम दूसरा देख रहे हैं कि हमें ये भी यहाँ पर देखना है। अब हम पहले की बात करेंगे कि जब DF का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बराबर हो रहा है 0.2 डी से। ऐसे केस में जो भी डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगा वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक से जाएगा, और उसके लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सपोज, ठीक है। तो हम पहले केस में देख रहे हैं, पहला केस, दूसरे में पहला केस हम देख रहे हैं, और दूसरे में भी पहला केस हमारा ऊपर हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको, दूसरे में पहला केस,
जब DF का मान कम हो या बराबर हो 0.2D से, 0.2D से, मतलब ये आपका रेक्टेंगल में रहेगा। अब देखो इसके लिए हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब हम निकालते हैं तो हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, और ये बराबर होगा आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे, देखो ये आपका तो पढ़ ही रहा है और फिर साथ में ये भी आपका ले जा रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि हम मान लेते हैं जो भी न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ से होकर के जा रहा है, अर्थात ये पूरे का फोर्स, ठीक है। अब प्लस में हम करेंगे ये इसका भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये वाली जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई यहाँ पर कितना होगा, ये चौड़ाई यहाँ पर कितना होगा, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। ये होगा आपका BF माइनस BW, टोटल आपका था BF, उसमें से BW हमने घटा दिया, BW हमने क्या किया वहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये इसकी जो गहराई है वो हमारी क्या होगी, गहराई DF। अब स्ट्रेस ब्लॉक में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एरिया पढ़े थे। यहाँ पर जो आपका कंबाइंड स्ट्रेस कार्य कर रहा था 0.36 FCK इंटू, ठीक है, B इंटू एक्स, उसको हटा दो। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका हो रहा था 0.446 FCK, ठीक है। तो जब हम सिंपल बीम की बात करेंगे, जब हम सिंपल बीम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस वाले स्ट्रेस को ले लेंगे, जबकि हम अगर फ्लैंज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है। ये सब भी चीज़ें आपको पीछे जहाँ पर आपका लिमिट स्ट्रेस लाया गया वहाँ पर हमने इसको दिखाया है, ठीक है। 446 एकदम टॉप मोस्ट पर, ठीक है, टॉप मोस्ट पर जो स्ट्रेस होता था उसको हम 0.446 लेते थे, जबकि ये दोनों कंबाइंड स्ट्रेस वहाँ पर डेरिवेशन किया गया बाकायदा, वहाँ से हम निकाले तो वहाँ पर आपका आया था कितना 0.36 FCK, ठीक है। तो वहीं से हम उठा रहे हैं हम यहाँ पर। अब कंप्रेसिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स जो भी आपका आएगा, ठीक है, देखो पहले हम इसका लेते हैं, इसका लेंगे तो 0.36 FCK, ठीक है, ये क्या हुआ स्ट्रेस BW, अब इंटू में हम क्या लिखेंगे XCO, बता दो क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। BW इंटू XCO, हम कह रहे हैं ये पूरे इतने का स्ट्रेस आ गया है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं था यहाँ पर फोर्स आ गया, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे और दूसरे वाले का करेंगे। अब जब दूसरे वाले का करेंगे हम कह रहे हैं इसका भी एरिया इंटू स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर, अच्छा मैक्सिमम क्या ले रहे हैं भाई, सबसे ऊपर है, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ते हुए दूरी के साथ साथ स्ट्रेस का मान भी बढ़ता रहता है। चलो वैसे आप जानते हो भाई, बेसिक चीज़ें, छोटी चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, VF माइनस BW और इंटू में DF, बता भाई एरिया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला डायमेंशन ये एरिया हो गया, और इंटू करेंगे 0.446 FCK, बता भाई हुआ एरिया इंटू स्ट्रेस, ये भी फोर्स हो गया, और ये बराबर हम करेंगे 0.87 FI इंटू EST, ये आपका हुआ टेंसाइल फोर्स। क्लियर हुआ, टेंसाइल फोर्स में हम केवल स्टील की बात करते हैं, कंक्रीट की बात नहीं करते हैं। ये तो हुआ। अब इसके बाद हम XCU की बात करेंगे और ये हमारा XCU का मान क्या आएगा, देखो ये इतना है, इसको उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा 0.87 FI इंटू EST, अब माइनस करेंगे 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू में आपका आएगा DF। अब पूरे का बटा हम करेंगे, पूरे बटा हम करेंगे कितना, ठीक है, XCU निकालना है, ये बाकी आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0.36 FCK इंटू BW, बता क्लियर हुआ। अब आपके समझ में आ रहा है कि इसके पहले वाले में, ठीक है, यहाँ पर BF लिया गया था, क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके पहले वाले में यहाँ पर BF लिया गया था, यहाँ पर BW क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि न्यूट्रल एक्सिस वेब से होकर जा रहा है, अर्थात रिब और फ्लैंज दोनों को कंसीडर किया जाएगा। जब दोनों को कंसीडर किया जाएगा तो एक बार हम रिब को सॉल्व कर लेंगे, एक बार फ्लैंज को सॉल्व कर लेंगे। भाई ये तो करोगे, चाहे एक बार फ्लैंज करो, चाहे एक बार रिब करो, चाहे एक बार फ्लैंज करो, चाहे एक बार रिब करो, चाहे एक बार रिब करो, चाहे एक बार फ्लैंज करो, और फिर वहाँ से हमने इसको निकाला है। बता भाई कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से इतना, ठीक है। यहाँ से आपका XCU का मान निकल गया, ठीक है, XCU लिमिट पहले ही निकला है, XCU यहाँ से निकल गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद फिर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्लियर हुआ। केस नंबर 2, उसमें भी पहला पॉइंट जो आपका ये है, हमने यहाँ से निकाला XCU का मान। अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे नेचर ऑफ बीम। नेचर ऑफ बीम जो आप पहले लिखे हुए यहाँ पर भी आएगा। अब ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम किसकी बात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पर अगला दिन देख रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किसके लिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर नहीं ओवर, देखिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन। पहले हम इसकी बात करेंगे
अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एम यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओवर रेनफोर्स है मतलब क्या, कंप्रेशन जोन ही फिल करेगा। और कंप्रेशन जोन को हम लेकर के चलेंगे, कंप्रेशन जोन में हमारा आएगा जो इसके लिए अलग इसके लिए अलग। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर 0.42 एक्सयू की दूरी पर कार्य कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जेड हो जाएगा, यहीं पर स्टील है, ठीक है, ये हमारा जेड हो जाएगा। जब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, चलिए यहाँ पर स्टील हमने डाल दिया, ये सेंटर में काम करेगा, जो भी एरिया होगा इसका बीचों बीच में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी हमारा क्या होगा, जेड होगा। ध्यान देना है। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जो ऊपर से कार्य कर रहा है 0.42 एक्सियो लिमिट है, एक्सियो की दूरी पर कार्य करता है। अब लिमिट होगा कि एक्सियो होगा ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से जेड का मान निकाल सकते हैं, जेड बराबर क्या होगा डी माइनस, ठीक है, डी माइनस 0.42 एक्सियो। ये कई बार बताया जा चुका है, कई बार। अगर अभी भी आपको इतना नहीं पता है तो छोड़ दो आप इसे। ये जेड में निकाल सकते हो यहाँ से, कैसे निकलेगा ये जेड, ये जेड आपको निकलेगा ठीक है, ये डी रहेगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस करेंगे हम डी माइनस, ये आधे डिस्टेंस ये, और ये आधे डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा डी एफ बाई 2। उठा के रख दीजिए, निकाल लीजिए। जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो फोर्स आया था वो हमारा कितना आया था 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू, और इंटू में आपका क्या था एक्स यू, ये फोर्स था, ठीक है। डिस्टेंस से गुणा कराएंगे, यहाँ पर आएगा डी माइनस 0.42 एक्स यू, क्लियर हुआ। अब एक्स यू कौन सा ले जाएगा, एक्स यू लिमिट ले जाएगा, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर हम एक्स यू लिमिट की बात करते हैं। ये हुआ बीम नंबर इसका। अब इस बीम की हम बात करेंगे, प्लस करेंगे, और इस बीम का हमारा आएगा, ठीक है, 0.446 एफ सी के, ठीक है, और इंटू में फोर्स आपका होगा डी एफ, ठीक है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ये फोर्स हो गया, और इंटू डी माइनस डी एफ बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारा किसका नाम माना जाएगा, मोमेंट का माना जाएगा, क्लियर हुआ। 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू, और इंटू में करेंगे डी माइनस 0.42 एक्स यू। एक्स यू बराबर हमारा क्या होगा एक्स यू लिमिट, ये हमारा किसके लिए है, इस बीम का, इस बीम का। अभी सबसे पहले हम बताए थे अगर टी बीम का मोमेंट चाहिए तो इन दोनों के मोमेंट को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मोमेंट हमने निकाला, इस वाले मोमेंट, अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं, ये मोमेंट नंबर, ये बीम नंबर बी है, ये बीम नंबर सी है, ठीक है। ये जो यहाँ पर इतना पार्ट निकाले हो ये है बी का, ये किसका है, बी का है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आप निकाले हो ये किसका है, सी का है, क्लियर हुआ। और दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। हम कहेंगे इस टी बीम का मोमेंट यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दें, क्लियर हुआ। अब जब हम बात करेंगे अंडर रेनफोर्स, जब हम किसकी बात करेंगे, अंडर रेनफोर्स की बात करेंगे, स्टील वाले के लिए बात करेंगे, वही रहेगा भाई 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी, और डी माइनस 0.42 एफ सी यू, बता दें, क्लियर हुआ, ठीक है। ये आपका हर जगह सेम रहता है, सेम चेंज होता है, कौन सा, ये, क्लियर हुआ। ये दूसरा केस भी हमारा, दूसरे केस में जो पहला पॉइंट था वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। अब अगला, अगले में थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए। फार्मूला हमें लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला ये बन जाएगा सब, ठीक है। चलो इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा सा डायग्राम, और इस डायग्राम को हम फिर बनाते हैं। यही लास्ट है, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, 2 मिनट का है, देख लीजिए। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरे केस में भी दूसरा पॉइंट, जब एक्स यू का मान क्या है, डी एफ से अधिक है। ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जो भी डी एफ का मान होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ से होकर के जा रहा है, कहाँ से होकर के जा रहा है, हम कहेंगे वेब से, वेब से तो जा ही रहा है, पहले नंबर न्यूट्रल डेप्थ न्यूट्रल से वेब से जा ही रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे स्ट्रेस ब्लॉक में, तो हम कह रहे हैं ये पैराबोलिक एरिया में जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ये पैराबोलिक एरिया में, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आपका पैराबोलिक रेक्टेंगल आपका हो रहा है 0.2 डी, बाकी यहाँ पर आपका पैराबोलिक एरिया हो रहा है इतना। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो रहा है 0.446 एफ सी के मैक्सिमम स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्या कि जब हम इसको रेक्टेंगल में चेंज करते हैं तो इसमें कुछ दूर के मटेरियल यहाँ पर नहीं है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो हम कहेंगे क्या कि जो इसकी डेप्थ यहाँ पर है वो डेप्थ यहाँ पर ना लेकर के, ठीक है, वो डेप्थ हम कहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं।
वो डेप्थ हम कहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कंसीडर करते समय। काल्पनिक है, मानेंगे हम कि थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। अब यहाँ का जो कंप्लीट है वो निकल करके इसको यहाँ पर क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये जो एक्चुअल डेप्थ है फ्लैंज है वो मैंने क्या कहा, DF, और यहाँ पर जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, डायग्राम थोड़ा सा नहीं बनाया है, आप लोग बना लीजिए, समझ में आ जाए बस, ठीक है। YF कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर केसों में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि YF का जो भी मान होगा ये हमेशा कम रहेगा किससे, DF से, बराबर भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा, ठीक है। YF का मान क्या दिया जाता है, ये प्रैक्टिकली उठा करके रख दिया गया है। YF इज इक्वल टू 0.15 XU प्लस 0.65 DF, ठीक है। ये हमारा किसका मान होता है, YF का, और ये अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में DF से, क्लियर हुआ। जैसे आप पहले किए थे वैसे यहाँ पर भी किया जाएगा, लेकिन बस हमने क्या कहा कि जब डेप्थ ऑफ फ्लैंज रेक्टेंगल से जाएगा तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लैंज लिया जाएगा अर्थात DF, लेकिन जब, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज रेक्टेंगुलर एरिया से होकर के ना जाए अर्थात पैराबोलिक एरिया से होकर के जाए, तब वहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज ले जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर DF हो वहाँ पर क्या कर देंगे YF, बाकी हमारा ये रहेगा। ओवर रेनफोर्स के लिए है, ओवर रेनफोर्स के लिए है, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे MU इज इक्वल टू, ठीक है, 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, ठीक है, और D माइनस 0.42 XU, ठीक है। XU हमेशा XU लिमिट रखेंगे क्योंकि ये हमारा कैसा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, क्या है ये, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ध्यान में, प्लस 0.446, अच्छा 0.446 तो यहाँ पर 0.45 लिखा रहता है, वही चीज़ है, 0.446 FCK इंटू DF नहीं लिखेंगे, अब DF नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, DF के स्थान पर क्या लिया जाएगा, YF, DF के स्थान पर क्या लिया जाएगा, YF, ठीक है। और ब्रेकर में आपका बनेगा VF माइनस BW, ठीक है, और फिर, ठीक है, यहाँ पर देखो D माइनस DF/2, DF ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, YF हो जाएगा, अर्थात D माइनस YF/2, बताओ क्लियर हुआ, ठीक है। ये इतना, और इस YF का मान आपका कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। अब जब ओवर रेनफोर्स के लिए है तो जहाँ पर XU है वो XU ना होकर के XU लिमिट रहेगा। जब अंडर रेनफोर्स की बात करेंगे तो अंडर रेनफोर्स जो आप पीछे निकाले तो हमारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिमिट स्टेट विथ टी बीम का आपका खत्म हो गया है। डिजाइन वही रहता है, बस फार्मूले चेंज होते हैं, स्टेप आपके वही रहेंगे, और फार्मूले हमने सर यहाँ पर निकाल दिया है। हाँ, अगर स्टील निकालने की बात करेगा, स्टील का परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ स्टील में जो भी हम निकालेंगे वो बैलेंस सेक्शन मानते हुए निकालेंगे, अर्थात FC और FT दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर, अर्थात कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, वहाँ से आपका AST का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंप्रेसिव फोर्स ये और प्लस ये दोनों को मिला दो, ठीक है। अब देखना वहाँ पर ये है कि केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 2 रहेगा, ठीक है, तो जिस प्रकार से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले हो उसी प्रकार से हम AST का मान के निकालेंगे, अर्थात कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बराबर करके। अगर केस नंबर 1 है तो वहाँ पर हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ चुका है ना ये, इसको जाकर के एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर खत्म करते हैं। डबली रेनफोर्स टी बीम का जो आपका सवाल है वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो हम उसको भी दिखा देंगे, क्लियर हुआ। लेकिन ये समझ लीजिए कि डबली रेनफोर्स टी बीम अगर लगाना भी चाहो लगा सकते हो, जिस प्रकार से आप डबली रेनफोर्स बीम पढ़े हो सिंपल वाला, अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी पढ़ाएंगे। सिर्फ इसी में क्या करना है, आपको बढ़ा देना है ASC वाला मान, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टी बीम यहाँ पर खत्म हुआ है। जिसको कोई भी डाउट्स होगा वो हमें बेशक कमेंट कर देगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप लोग अपना देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.